7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। 7 पे रहेगा तो उदासीन रहेगा। अगर H प्लस का मान बढ़ता यानी अम्लीयता का मान बढ़ता, OH माइनस का मान बढ़ता यानी क्षारीयता का मान बढ़ता। जैसे जैसे हम लोग 7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। अगर आपसे पूछेगा आम्ल स्वाद में कैसा होता है तो खट्टा होता। अम्ल जो लाल को नहीं ब्लू को लाल में बदलता है यानी ब्लू टू रेड, और जो बेस रहता है यानी क्षार रेड टू ब्लू यानी लाल को ब्लू में बदलता है। और स्वाद में कैसा होता है कड़वा होता है। अगर पूछेगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा है? Al2O3 PbO2 ZnO H2O2, Al2O3 PbO2 ZnO H2O2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो डेली हम लोग एनालिसिस करते हैं RRB NTPC 2021 CBT O1 का। ये है आपका ऑफिशियल पेपर। अगर आप 2021 में NTPC CBT O1 का एग्ज़ाम दिए हैं और आपका नंबर अगर अच्छा नंबर है तो आप CBT 2 का तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप यानी CBT 2 का तैयारी करिए या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि GS या स्टैटिक जीके का पोर्शन एक ही रहता है। या तो आप SSC करिए, BPSC करिए, UPSC का करिए। अगर आप इससे पहले अगर पार्ट 1 या 2 देखोगे तो आपको हम उसमें बताए थे EPSSC यानी यूपी पेट में पूछे गए प्रश्नों का आपको हम एनालिसिस कराए, तो वहाँ आपको बताए थे कि आपका जो प्रश्न है GS का एक ही प्रश्न रहता है, आपको यही पूछ दे, इसी प्रश्नों को बस इधर सुधर घुमाते रहता है। ऐसा नहीं कि नीति आयोग पूछेगा रेलवे में तो और एग्जाम में नहीं पूछ सकता, सभी एग्जाम में पूछता है। तो आपको GS कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजी के GS या तो मेरे चैनल से पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, आपको क्या करना है एक जगह स्थिर होकर पढ़ना है। ये नहीं कि आज एक यहाँ पढ़ रहे हैं तो कल किसी और चैनल से, ऐसा नहीं करना आपको। आप सक्सेस इस तरह से नहीं करिए, आप कहीं भी पढ़िए। आपको क्या करना है जहाँ आपको लगता है यानी जिस पे आपको विश्वास जमता है कि यहाँ से हम सक्सेस हो जाएंगे, यहाँ से मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो आप वहाँ से आराम से बिल्कुल अस्थायी होकर एक चैनल से जुड़ जाइए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलेगा, और आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न मिले तो आपको मालूम है एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही प्रश्न पूछता। और इससे रिलेटेड जितना, जैसे मैं हैदराबाद की सहायक संधि, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको हम इसके बारे में टोटल बता चुके हैं, यानी सारा इसके बारे में बता चुके हैं, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक भी प्रश्न आता है तो उसको अगर नीति आयोग हो तो नीति आयोग के बारे में हम लोग पूरा यानी हिस्ट्री जाने कि उसका स्थापना कब हुआ, उसका पहला जो उपाध्यक्ष था कौन था, अध्यक्ष कौन था, ये सब सारा हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आपको एनालिसिस कराया जाता है। बहुत से ऐसे भी चैनल जहां आपको सिर्फ, जैसे हम पूछे सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था, तो हैदराबाद के निजाम, आपको आंसर बता दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करो तो इस तरह से तैयारी नहीं होगा। ये नहीं कर रहे हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आप कहीं भी, आपको अगर पसंद आता तो आप वहाँ से देख सकते वीडियो। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं अगर मेरे चैनल पे, तो आप ये नहीं देखिए कि मेरा जो वीडियो है उसमें व्यू कितना। आप अगर नए हैं तो आप वीडियो को, एक वीडियो आप आराम से शुरू से अंत तक देखिए, आपको उसमें मालूम चल जाएगा कि क्वालिटी क्या रहा था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप आराम से जुड़ जाइए। इस पर हम 3 से 4 आवर काम करते हैं, यानी पूरा नोट तैयार करते हैं। उसके बाद आपको PDF दिया जाता है टेलीग्राम में, वहाँ से आपको क्या करना, नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं आज का जो टॉपिक आपका जितना भी हेडक्वार्टर है सर आपको बताया जाएगा, और पिछले वीडियो में बताए थे नृत्य, जितना भी भारत में नृत्य होता है इंपॉर्टेंट सारा बताया गया था, दर्रा बताया गया था। तो इस तरह से एक एक टॉपिक आपको बताया जाता और दिवस भी बताया गया था, और आपको इतना बार रिवीजन कराएंगे, इतना बार कि आपको सिर्फ सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो आपको लगातार जुड़ना है। तो ये हम लोग सीधा शुरू करते, बहुत ज़्यादा हो गया। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो सबसे पहले बात यह आता है कि सहायक संधि की शुरू किसने किया। जो सहायक संधि था उसका शुरू किसने किया? तो इसका जो शुरू किया था वेलेजली। कौन शुरू किया था? वेलेजली। वेलेजली कब शुरू किया था? और इसका जो कार्यकाल था कब से कब तक था? 1798 से लेकर
1798 से लेकर 1805 तक इसका कार्यकाल था। और सहायक संधि कब शुरू करता है? 1798 में, यानी लास्ट 1798 में शुरू करता है सहायक संधि। और बिलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछता और पूछा भी, बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड बिलेजली को। इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। आगे नोट हम आपको दिखा रहे हैं, इसका नोट भी है बंगाल का शेर। तो आपको आराम से सुनना और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। जितना भी आपको पढ़ाया जाता, जो भी मेन टॉपिक रहता है उसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बंगाल का शेर, तो पूछ लेगा कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता? तो लॉर्ड बिलेजली को। और ये सहायक संधि लागू किया था। तो हम आज से जो ये जो शामिल किया है, इसलिए शामिल कर दिया है क्योंकि इस तरह से लिखते हैं तो हैंड से लिखते हैं। तो हैंड से एक तो पहला है कि सही नहीं लिखा था और ज़्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा टाइम। और सही से नहीं लिखा तो आप सही से देख नहीं पाते। तो आपको हम यहाँ नोट करके लगा दिए और आपको इसी में हम समझा देंगे। ऐसा नहीं कि हम लिख सकते थे और आपको पूरी तरह से बता सकते थे, लेकिन सही से वहाँ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ आपको हम नोट लगा दिए। तो आपको याद रखना, देख सकते हैं कि लॉर्ड बिलेजली, किसको? लॉर्ड बिलेजली को क्या कहा जाता है? लॉर्ड बिलेजली को क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर कहा जाता है। यह लिखे बंगाल का शेर कहा जाता है किसको? लॉर्ड बिलेजली को। और इसका जो कार्यकाल रहता है 1798 से लेकर 1805 तक। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य, तो सबसे जो पहला जो राजा है हैदराबाद के निजाम। सबसे पहला राज्य कौन है? हैदराबाद के निजाम। और एक कब सहायक संधि स्वीकार किया था? 1798 में। देखिए लॉर्ड बिलेजली का जो मेन उद्देश्य था इसका सहायक संधि को लागू करने का, तो फ्रांसीसी पे जिसमें अंग्रेजी दायित्व को मतलब अंग्रेजी जो भी सत्ता था उसको मजबूत कर रहा है, जिसमें सहायक संधि के, तो सहायक मतलब सभी को मिला लिया अपने में, तो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाए। जिसमें हम अकेले हैं और उसमें हम एक संगठन में बहुत सारा मिल जाएंगे एक में, तो मजबूत होगा जाहिर सा। तो वही क्या इसका काम था कि सभी को एक में मिलाकर जो अंग्रेजी जो था उसको मजबूत करना, सत्ता को। फ्रांसीसी को भय, मतलब उस फ्रांसीसी को भय मतलब डर हो जाए कि जो अंग्रेज है क्या है, इसलिए जो था लॉर्ड बिलेजली सहायक संधि स्वीकार किया था। स्वीकार नहीं किया था, सहायक संधि लागू किया था। तो सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद का निजाम 1798 में। उसके बाद मैसूर 1799 और तंजौर भी 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803 और सिंधिया 1804। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा? अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम दीजिएगा तो अरेंज करने के लिए पूछ देता, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना। तो सबसे पहले हम आपको याद करने का तरीका बता देता है। आपको याद रखना हैदराबाद 1798, 1 से 2 बार आप देखिएगा याद हो जाएगा। हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर देखिएगा मैं और इसके ऊपर 2 ऊपर पाया, इस पर भी 2 ऊपर पाया है। इसका कहने का मतलब दोनों जो सहायक संधि स्वीकार किया था एक साथ किया था, तो 1799 में। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले आता है आ यानी अवध, तो आज से हो जाएगा 1801। लगातार आपको चलते जाना है, 1801 हो जाएगा अवध। उसके बाद क्या आता है पा, यानी भा से पहले पा आता है तो पेशवा 1802, फिर उसके बाद भा आएगा 1803 और सिंधिया 1804। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आ आएगा, फिर पाएगा, फिर भा आएगा, फिर सा आएगा। तो इस तरह से आपको अरेंज करके याद कर लेना, 1801, 1802, 1803, 1804। और राजस्थान के भी कुछ जगह जैसे में हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा और जोधपुर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। तो इस सब सारे थे जो सहायक संधि को स्वीकार किए थे। तो यहाँ पूछा कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला शासक था सबसे पहले कौन किया था? हैदराबाद के निजाम 1798 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ लेगा कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड बिलेजली को। और सहायक संधि की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड बिलेजली। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कल ही बताया गया आपको, इसके बारे में फुल डिटेल कल ही बताया गया था। तो एक ही प्रश्न को बार बार घुमा के पूछा जाता है, हम आपको बार बार कर रहे हैं। अगर आप CBT 2 के एग्जाम दे रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो समझ लीजिए 100% इससे आपको फायदा होने वाला है। अगर 40 को अगर GS पूछता है तो समझ लीजिए कि इससे मैक्सिमम आपका GS रहेगा, ये सीरीज से जो आपका चल रहा है। ऊपर लिखा गया कि RRB NTPC ऑफिशियल पेपर एनालिसिस, लेकिन ये सभी एग्जाम के लिए आपको काम करेगा। देखिए GS और स्टैटिक जी के सभी एग्जाम के लिए काम करते हैं, हम ही नहीं, आप कहीं भी पढ़े तो आपको
सभी एग्जाम में वो आपको काम करेगा, सहायता देगा, यानी हेल्पफुल है आपको सभी एग्जाम के लिए, कहीं भी वो आपको काम करेगा, यानी एंटीबायोटिक दवा की तरह। तो ये आपका हो जाएगा 1922 में। प्रश्न क्या, प्रश्न तो है ही नहीं इसमें। लिख रहे 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण था, वो प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो हम आपको कल बताए थे कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब लागू किया गया। असहयोग आंदोलन तो 1 अगस्त 1920 को क्या किया गया, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, यानी स्टार्ट कब किया गया था असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को। और चला था कब तक, तो यानी 1920 से लेकर 22 तक चला था, यानी हम इसको बोल सकते हैं 1922 तक, 1922 तक चला था। यानी पूछ लेता ये भी कब से कब तक चला था, तो 1920 से लेकर 22 तक। और वापस क्यों लिया गया था, तो आपको मालूम होगा, अगर आप कल वाला वीडियो देखे हो तो आपको हम बताए थे कि 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को काकोरी कांड होता, काकोरी कांड नहीं, चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना। और ये कहाँ पड़ता है, यूपी में, जगह का नाम इसलिए इसको नाम दे दिएगा चौरी चौरा घटना। तो इस घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस लेना पड़ा। गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लेना पड़ा था, तो चौरी चौरा घटना के कारण। और ये डायरेक्ट पूछेगा कि चौरी चौरा घटना जो था कब घटित हुआ, यानी कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। और ये कहाँ पड़ता है, यूपी में। ये नहीं पूछेगा कहाँ पड़ता, कब हुआ था, ये पूछ लेगा। और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, 1920 से लेकर 22 तक। और शुरू कब हुआ था, 1920 में, कभी कभी छोटा डेट भी देता, तो 1 अगस्त 1920 को। तो यहाँ प्रश्न है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण क्या था, जो मुख्य कारण था, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। हाँ, चौरी चौरा जो घटना हुआ था, एक पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब क्या करना, सहयोग नहीं देना, मतलब आंदोलन को सहयोग नहीं करना। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसमें क्या किया गया था कि जो चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दिया गया। और उसमें आग लगा दिया तो आपको जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ लोगों का मृत्यु होगा। तो उसमें क्या हुआ, 23 से 22 लोगों का इसमें मृत्यु हो गया था, मतलब जो भी वहाँ के पुलिस था, तो उसमें मृत्यु हो गया। इसी कारण से गांधी जी ने 1922 में सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता चल रहा तो आप ई भी देख के मार सकते, चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लिख रहा है कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। तो ये आपको मैप याद रखना बहुत जरूरी है, मैप से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो मैप याद रखना, आप यहाँ देख सकते हैं। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा, ये जो सीमा है यहाँ से इस तरह से, ये जो आपका सीमा है, किसका सीमा है, नेपाल का सीमा। तब यहाँ जो देख रहे ये वाले राज्य क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये आपका पश्चिम बंगाल, ये जो जा रहा है ये पश्चिम बंगाल, और ये जो आप देख रहे हैं सिक्किम। तो अब गिनिएगा कितने राज्य जो है नेपाल से टच करता है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, और पांचवा सिक्किम। तो ये लिख रहा है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो कितने सीमाएं जुड़ी है, 5। और ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य, भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन जो रहेगा 3 वो देगा जो टच करते हैं, वो देगा जो नहीं टच करता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, लोकेशन जो भी मतलब जो सटा हुआ देश है उससे सटे राज्य आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। और एग्जाम में
कहाँ से पूछता है? जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है भारत से रिलेटेड, जो भी आसपास राज्य उससे मतलब आसपास देश है उससे ज्यादा पूछता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और एक क्रमवाही नहीं है, ये नहीं कि आप पहला आपको बताए उत्तराखंड, तो किधरों से आप काउंटिंग कर सकते हैं। 5 को राज्य इसमें टच करता है सीमा नेपाल से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग से न प्रश्न पूछे ऐसा हो नहीं सकता, तो नीति आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आता है नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना कब होता है? नीति आयोग की स्थापना, तो नीति आयोग जो है किसके स्थान पे आता है? योजना आयोग का नाम बदलकर 2014 में कर दिया जाता है नीति आयोग। और जो नीति आयोग की जो स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और पहले जो अध्यक्ष थे, यहां जो लिख रहा है पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और यही पूछ लेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष कहना से ज्यादा अच्छा रहेगा पदेन अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि जो इसका जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष नहीं जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें जो वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो पीएम होते हैं, मेन रूप से जो भी बनाए जाते हैं पीएम बनाए जाते हैं, लेकिन नीति आयोग को भी अध्यक्ष बना दिया जाता है, इसीलिए हम लोग पदेन अध्यक्ष कहते हैं। कहने का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को जिस का भी अध्यक्ष बनाया गया उसके अलावा किसी और संस्थान या संस्था या आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता तो हम लगाएंगे पदेन अध्यक्ष। तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान के पीएम यानी प्रधानमंत्री, जिसको हम बोल सकते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री। जैसे में अगर अभी के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वो भी हो सकते हैं, तो अभी के जो तत्कालीन यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है कौन है? आपको हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो हम बोल सकते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पूछा पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, तो ये जो अरविंद पनगड़िया थे उपाध्यक्ष थे। पहले क्या थे? उपाध्यक्ष। कर लीजिएगा, पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं तो पहले उपाध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष, इसको कर लीजिएगा, पहले उपाध्यक्ष। तो ये पहले उपाध्यक्ष थे कौन? तो पहले अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन थे तो अरविंद पनगड़िया। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी। जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ लिखा गया अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष, और अमिताभ कांत तो वर्तमान में सीईओ कार्यकारी अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? तो अमिताभ कांत वर्तमान में, और अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष। और अभी कौन है? तो अभी आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार, यानी दूसरे उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और पहले अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष। देखिए एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ यानी कार्यकारी अध्यक्ष। तो जो कार्यकारी अध्यक्ष है अभी वर्तमान में अमिताभ कांत, और जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में वो हो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार यानी दूसरे उपाध्यक्ष। और पहले पूछता है तो अरविंद पनगड़िया, और अध्यक्ष पूछेगा पहला तो नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला, इससे प्रश्न न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता एग्जाम में, यानी संस्थान से प्रश्न पूछेगा ही संगठन से कि मुख्यालय का स्थापना या मुख्यालय सबसे ज्यादा पूछता है। तो भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो जो भारत है G20 का भी सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य है, और संयुक्त राष्ट्र में एक होता है अस्थायी सदस्य और एक होता है अस्थायी सदस्य। यानी जिसके पास वीटो पावर होता है वो होता है अस्थायी सदस्य, और जो एक होता है अस्थायी सदस्य होता है। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। और एक होता है स्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। आप इतना याद रखिएगा। तो इसमें लिख रहा है इसका भी सदस्य
भारत, इसका भी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, तो नाटो का भी नहीं, नाटो का नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एससीओ का भी सदस्य है भारत, तो इसका भी है और इसका भी और इसका भी, तो इसमें टोटल कितने हैं, 8 सदस्य। तो 5 को जो है तान वाला, तान कहने का मतलब जैसे पाकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, यानी तान वाला 5 राज्य हो जाएगा, 5 देश इसमें एससीओ में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 8 सदस्य है, जिसमें 5 आपका तान वाला और 3 इधर हो जाएगा। 3 में कौन कौन है, इंडिया, चाइना, रूस, और बाकी 5 में तान वाले यानी पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह से 5 राज्य, 5 राज्य नहीं देश, बार बार राज्य बुला रहा है, देश होगा। तो इसमें पूछा कौन सा सदस्य नहीं है, किस संगठन का सदस्य नहीं है भारत, तो नाटो। इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट प्रश्न में पूछता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे ज्यादा जो CBT 1 में पूछा, ये प्रश्न ने पूछा कि कौन यूएनए का सदस्य नहीं है, कौन है जो यूएनए का सदस्य नहीं है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता। देखिए यहां आपको हम लगा दिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यूएनए का स्थापना कब हुआ, तो यूएनए का स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। कल भी हम जब दिवस पढ़ा रहे तो वहां भी बताया कि यूएनए यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। क्यों, क्योंकि इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा पूछता न्यूयॉर्क यूएसए में। हाँ, WHO बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और कब मनाया जाता है हेल्थ दिवस, यानी 7 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय, तो मुख्यालय सबसे ज्यादा पूछा यानी हेडक्वार्टर। यूनेस्को, तो 16 नवंबर 1945 को पेरिस फ्रांस में, यानी हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से सिर्फ आपको सुनना है अभी। यूनिसेफ, तो 11 दिसंबर 1946 को, छोटा डेट आपको उतना ज्यादा याद नहीं रखना। तो न्यूयॉर्क USA, सबसे ज्यादा आपको जो याद रखना है हेडक्वार्टर। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका स्थापना 1944 में हुआ था। वाशिंगटन DC यानी USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1945 को। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, तो रोम इटली याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका स्थापना कब हुआ था 1995 में। इससे पहले इसका नाम क्या था, गेट, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला यूनिसेफ और यूनेस्को के अथी पूछ लेता है फुल फॉर्म। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है, ये तो आप जान रहे UN मतलब यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगला है यूनिसेफ, इसका जो फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन, तो UN के तो आप फुल फॉर्म जान ही रहे, तो द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, तो यूनिसेफ का। अगला है नाटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी आपको हम बताएं, जिसका सदस्य भारत नहीं है, स्थापना हुआ था 1949 में। ये स्थापना आपसे नहीं पूछेगा, आपको मुख्यालय याद रखना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय। और यूनेस्को का काम क्या है, तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जारी करना। और 40वां वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन है भारत का, तो धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा 40वां। और 39वां पूछा गया था रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना में है। और 2 मात्र शहर है भारत का, जो पहला था अहमदाबाद, दूसरा जयपुर। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। और एक है जो मिश्रित, तो एकमात्र मिश्रित कौन सा है, तो आपका हो जाएगा काजीरंगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यानी प्रश्न ये भी पूछता, शायद पूछा भी है NTPC 2021 में, कि एकमात्र मिश्रित
जो आपका पूछ लेगा एकमात्र यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा काजीरंगा, जो असम में पड़ता है। तो ये पूछेगा क्योंकि एकमात्र है। और कब शामिल हुआ था, शायद 1985 या 87, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव डॉट में आयोजित किए गए, तो 1951 से 52, आप इसको याद रखिएगा, 1951 से 52। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता। तो यहां तो आप ऑप्शन ए और बी सी को तो आप काट दीजिएगा पहले ही, क्यों, क्योंकि ए तो नहीं होता। लेकिन दो ऑप्शन में फंस है, पहला तो प्रकाश का प्रकीर्णन और दूसरा प्रकाश का विकिरणन। विकिरणन का मतलब होता है फैलाना, फैलाना, विकिरणन का मतलब क्या होता है, फैलाना। और प्रकीर्णन का मतलब होता है, तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, तो जो सरल रेखीय जो उसका जो पथ है उससे क्या होना, विचलित हो जाना, मतलब अपने पथ से सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाना, विचलित हो जाना, विचलित हो जाना या होना, यानी सरल रेखीय मार्ग से विचलित होना। इसका जो मेल जो प्रकीर्णन का अर्थ है, ये इसका भी अर्थ होता है फैलाना, मतलब कभी कभी फैलाना भी देता है, कहीं कहीं प्रकीर्णन का अर्थ। और मेन जो होता है विचलित होना, यानी सरल रेखीय मार्ग से विचलित होना। और विकिरणन का अर्थ है फैलाना। विकिरणन और एक होता है पराकिरणन। लेकिन हम लोग जो आंसर याद करके रखे हुए हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, और हम लोग भी बताते कि प्रकाश का प्रकीर्णन, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दिया, प्रकाश का विकिरणन और पराकिरणन। तो यहाँ जो इसका जो आंसर दिया गया बोर्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया, प्रकाश का पराकिरणन। ये बोर्ड के द्वारा ही आंसर दिया गया, प्रकाश का पराकिरणन। अगर ए नहीं रहता तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, लेकिन आंसर दिया गया प्रकाश का विकिरणन। देखिए, फैलाना कहने का मतलब है पर आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता, तो जब नीले रंगों को जब फैलाएगा तो ही तो आकाश नीला दिखाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का विकिरणन, प्रकाश का विकिरणन। और जो डी होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, विचलित होना। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आंसर हो जाता सेकेंड, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप याद रखिएगा। लेकिन कहीं भी आपको दिखाए रंग से रिलेटेड तो आंख मूंद के मार दीजिएगा प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन। अगर ऑप्शन है विकिरणन तो आंसर विकिरणन होगा, नहीं है तो प्रकीर्णन। लेकिन ऑप्शन प्रकीर्णन ही देता है, लेकिन जो रेलवे है ना थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनता है, तो उसमें थोड़ा ऑप्शन दोनों दे देता है। देखिए यहां जो दिया प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इंग्लिश में कभी कभी देता है। तो लिखा पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देना, गहरे जल का नीला दिखाई देना, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, खतरे तथा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग लाल होना। खतरे अथवा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग लाल होना, तो लाल जो होता है मेन जो होता है ना, क्योंकि जो लाल रंग का जो तरंगधर है सबसे अधिक होता है, और जिसका तरंगधर सबसे अधिक होगा बहुत ज्यादा दूर से मतलब दिखाई दे सकता है। और जिसका जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, वो क्या होगा, सबसे कम दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि मतलब जितना ज्यादा फैलेगा, जैसे में जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा दूर से कम दिखाई देगा। और जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है अधिक होता है, यानी बहुत कम विकिरण होता है, यानी बहुत कम फैलता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता, मतलब इसलिए दिखाई देता है। अगर प्रकीर्णन होगा तो नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि फैल जाएगा तो रंग तो पता नहीं चलेगा। इसका कहने का मतलब दूर से दिखाई नहीं देगा जो प्रकीर्णन होगा। देखिए क्या होता है, जैसे में आप टॉर्च देखे होंगे, एक होता है लेजर लाइट, एक होता है टॉर्च। तो लेजर जो लाइट होता है ना, क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर तक जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो एक बर्नी होता है, और जो ये आपका हो जाएगा टॉर्च, वो क्या होता है, फैलता है। तो फैलता है तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा लाइट उसका, क्यों, क्योंकि वो फैल रहा है, इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं जाता। इसका देखिए यहां आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन या विकिरणन,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल तरंगदैर्घ्य तो ये क्यों बता रहे सर? तो इसलिए बता रहे जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो आपको मालूम है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, तरंग सब याद रहे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा तो उसका जो प्रकीर्णन या विकिरणन होगा सबसे कम होगा। क्यों? अगर तरंगदैर्घ्य मान लीजिए 4 होता है तो जितना बड़ा अंक से भागा देंगे उतना छोटा आएगा। तो इसका कहने का मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका जो प्रकीर्णन या विकिरणन होगा सबसे कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे ज्यादा विकिरण किसका होता है? आपका हो जाएगा बैगनी रंग। बैजानी एपिनाल आप याद रखिएगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग, यानी जिसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा उसका सबसे अधिक विकिरण या प्रकीर्णन होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका विकिरण या प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं। ऐसे भी जितना बड़ा अंक से भागा देंगे उतना छोटा आएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो कंफ्यूजन वाला। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डॉट डॉट कहा जाता है। तो न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर दे रहा है शाखा से शाखिका, शाखिका। और कोशिका सबसे छोटी इकाई। उत्तक का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। ठीक है। तो यहाँ इसमें आपको एक जो पॉइंट बता रहे हैं उसको आप याद रखिए। एक होता है, एक क्या होता है? किडनी। एक होता है किडनी, एक क्या होता है? किडनी। और एक जो होता है तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। अगर हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो हमें कुछ भी फीलिंग नहीं होगा। अगर पैर इसका जो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे हम लोग दारू पीते हैं, दारू पीने से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा जो नशा करता है वो नशा में कहीं भी गिर जाए, कुछ भी काट लेगा ना तो उसको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो माइंड से कनेक्ट रहता है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो सूचना तो पूछ नहीं पाएगा, तो उसको पता ही नहीं चलता। तो ये प्रश्न पूछे किडनी के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला, एकदम बारीकी से इसको आप देखिएगा। तो इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और तंत्रिका के सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन। और समझ सकते हैं कि कितना छोटा। न्यूरॉन और नेफ्रॉन थोड़ा सा मिस किया तो न्यूरॉन है जो नेफ्रॉन में चला जाएगा, और जो नेफ्रॉन है वो न्यूरॉन में चला जाएगा। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन। तो आप देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन, और किडनी की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। तो आप इसको याद रखिएगा। अगले वीडियो में लाएंगे तो इसको शायद हम जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा। तो जुगाड़ लग जाएगा जैसे ही आपको बता देंगे। तो अभी याद रखिए किडनी, नेफ्रॉन, तंत्रिका, न्यूरॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगी? तो चीन करेगा। कौन करेगा? चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका करेंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जा सकता? वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जा सकता। तो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और एक है वायु प्रदूषण। तो आप यहाँ समझ सकते हैं ध्वनि और वायु,
आराम से मारिएगा, नहीं तो ध्वनि प्रदूषण आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण, अगर जल प्रदूषित होगा तो उसको बोलेंगे जल प्रदूषण, ध्वनि होगा तो ध्वनि प्रदूषण, मृदा होगा तो मृदा प्रदूषण, और वायु होगा तो वायु प्रदूषण। तो हमें ये बताइए कि ध्वनि और वायु में क्या अंतर होता है। ये आपका होमवर्क में, हम आपको कल भी एक होमवर्क दिए थे शायद, हाँ कल होमवर्क में जो दिए थे उसका भी हम आपको बता देते हैं, और ये आपका रहा कल के होमवर्क में। कल जो आपको हम होमवर्क दिए थे पिछले वीडियो में, आपसे हम पूछे थे कि बजट शब्द का, बजट जो शब्द है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो इसका जो अनुच्छेद है, कोई भी अनुच्छेद नहीं है, संविधान के कोई भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। आपका जो उल्लेख किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो ये अगला जो आपका होमवर्क है, जो ध्वनि और वायु में अंतर, तो यहाँ जो आपका जो आंसर होगा वायु प्रदूषण। आप ध्वनि, आप ये नहीं सुनोगे ध्वनि प्रदूषण, आप हमेशा सुनते होंगे वायु प्रदूषण, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। कितनी होती है? 31 जोड़ी। और किडनी के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डॉट में होती है। तो जो मानव शरीर का जो वसा का जो मुख्यतः पाचन होता है, मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में। और फेफड़ा और किडनी के बारे में बात करें तो देखिए, एक होता है प्यूरिफिकेशन, एक होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ही होता है छानना। नहीं देखें आप कभी सुनेंगे फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर, तो फिल्टर लगाना मतलब फिल्ट्रेशन यानी छानने वाला। जो फिल्टर नहीं बोलते फिल्टर रहा, जैसे आप सुने मशीन में लगा रहता है फिल्टर, फिल्टर करने में फिल्ट्रेशन यानी छानने का काम करता है। तो एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है प्यूरिफिकेशन, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, तो एक होता है शुद्धिकरण और एक होता है फिल्ट्रेशन। तो शुद्धिकरण कहने का मतलब है, एक होता है फिल्ट्रेशन कहने का मतलब छानना, तो छानने कहने का मतलब का जो कचरा जो भी रहेगा उसको छान दे और उसको छान कर शुद्ध करना। और एक जो शुद्धिकरण है, तो शुद्धिकरण कहने का मतलब प्यूरिफिकेशन, जो प्यूरिफिकेशन है मेन रूप से उसमें ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करना। तो रक्त को शुद्धिकरण आता है कि रक्त को प्यूरिफिकेशन कौन करता है और रक्त को फिल्ट्रेशन कौन करता है। तो अगर पूछेगा रक्त को प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण तो कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा यानी ऑक्सीजन मिलाकर। अगर यही पूछ लेगा फिल्ट्रेशन यानी छान कर तो कौन करता है? गुर्दा। आप इसको याद रखिएगा, किडनी। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला, स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, या कौन सी संस्था ने रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और किसके स्थान पे आया था? तो योजना आयोग। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? 2014 में। और इसका जो पहला अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और पहले उपाध्यक्ष पूछता है तो अरविंद पनगड़िया। और दूसरे उपाध्यक्ष कौन है जो अभी वर्तमान में है नीति आयोग के? तो आपको हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार। और सीईओ तो अमिताभ कांत, जिसको हम बोलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है मिशन लिखा, मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित है? तो जो मिशन शक्ति है यह किससे रिलेटेड है? तो मिशन शक्ति रिलेटेड भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण, भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण। भारत के आन बान शान कौन है? इसरो।
इसको हम बोलते हैं आन बान शान भारत का। इसरो स्थापना कब हुआ था? 1969 में। 1969 में कब स्थापना हुआ था? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। और इसी वर्ष 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। प्रश्न पूछता है। और इसी वर्ष पहली बार कहाँ? पहली बार चंद्रमा पर मानव गया। कब? 1969 में। और इसी वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ 1969 में। तो सभी पूछेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है सबसे छोटी रक्त वाहिका को डॉट डॉट कहा जाता है। तो सबसे छोटी, तो कहने का मतलब सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटी इकाई क्या? कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका। तो यहां कुछ नहीं करना है, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका क्या हो जाएगा आंसर? कोशिका। देखिए एक है सीरा, एक है धमनी। तो इसमें प्रश्न पूछेगा शुद्ध रक्त कौन ले जाता है और अशुद्ध रक्त कौन? तो अगर पूछेगा अशुद्ध तो सीरा। अशुद्ध कौन ले जाता है? सीरा। सीरा अशुद्ध। सीरा क्या ले जाता है? अशुद्ध रक्त। यही अगर पूछ लेगा शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त कौन हो जाएगा? धमनी। अगर यहाँ अगर शुद्ध रक्त इसमें रहता तो बहुत आसान रहता, सात से सीरा और सात से शुद्ध। लेकिन उल्टा है, आपको याद रखना उल्टा है। सीरा है जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है, यानी अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त धमनी। शुद्ध रक्त तो ये आपका धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमनी। ऑप्शन नंबर ए। यानी शुद्ध रक्त को कौन ले जाता? धमनी, और अशुद्ध रक्त को सीरा। और इसका जो आंसर हो कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जब भी बोले ना सबसे छोटी इकाई, तो कोशिका आंसर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, मतलब ध्यान दें कि अगर पूछ लेगा यही किडनी, तो किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की? तो सबसे एक प्रश्न जो बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ? 1975 में। और किसने किया था? तो पॉल एलन और बिल गेट्स मिलकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स और पॉल एलन मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में किया। अगला प्रश्न, मार्क जुकरबर्ग, तो आपको मालूम है फेसबुक की स्थापना 2004 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934, जो एक्ट था 1934 का था, और जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 को। यही अगर बात करते भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में अगर बात करें, तो भारतीय स्टेट बैंक के देखिए क्या पूछा था। एक प्रश्न पूछा था भारतीय स्टेट बैंक। तो सबसे पहले नोट करिए बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। देखिए लिख लीजिएगा बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1806 में, 1806 में, सॉरी
एक नहीं है, 1806 होगा। इसका जो स्थापना हुआ 1840 में और इसका स्थापना 1843 में, और इन तीनों को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक। सबसे पहले था बैंक ऑफ कोलकाता, उसके बाद बैंक ऑफ मुंबई, उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ मुंबई का स्थापना 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना 1843 में, और ये तीनों को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक। कौन सा बैंक बनाया गया? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 1921 में। इसका स्थापना हुआ था 1921 में। और फिर इसी का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ था SBI। और SBI एक्ट था 1955 का, और इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। तो आप इतना याद रखेगा। और एग्जाम में जो पूछा था ना, ए वाला डेट दिया था और इसको आंसर माना था। ये जो पांचों डेट है दिया ही नहीं था, पूछ लिया स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ और ए वाला दे दिया कोलकाता बैंक की स्थापना वाला। ठीक है, तो इनडायरेक्ट भी कभी कभी प्रश्न पूछ ले रहा, तो आप इसको याद रखना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में। भारतीय स्टेट बैंक तो 1 जुलाई 1955। वित्त आयोग 1951। इसका स्थापना कब हुआ था? 1951। 22 नवंबर 1951 का हुआ था स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को, और योजना आयोग 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो भगवान दास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान दास। और रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई या भारतीय नोबेल विजेता। प्रथम भारतीय बोलिए, ये एशियाई बोलेगा तो नोबेल विजेता 1913 में साहित्य में। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, 1939 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो कौन थे? भगवान दास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो बताया था अभी तुरंत 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, और उसमें अस्थायी सदस्य कौन कौन होता है? जिसके पास वीटो पावर होता है 5 है। तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा 5 कौन कौन है, हम उसको एक बार बोल दे रहे हैं। यूएसए जो अस्थायी सदस्य है, कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, रूस एंड फ्रांस। तो कितने अस्थायी सदस्य पूछेगा? तो 10। और अस्थायी सदस्य पूछेगा, देखिए एक होता अस्थायी सदस्य और एक होता अस्थायी सदस्य। तो ये जो है 5 वो अस्थायी सदस्य है। कौन सा सदस्य है? अस्थायी सदस्य। यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, और इन्हीं के पास होता है वीटो पावर। तो अगला प्रश्न है, 4 नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। संगत को चुनिए। तो ये आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस। कोलंबस जो क्या है? एक यात्री है, नाविक हम कह सकते हैं, और बाकी सभी जो है क्या है? खोजकर्ता। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते
के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? तो ये आपको फैक्ट प्रश्न है, आंसर याद रखना पड़ेगा 1944 में। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कब हुआ था? 1944 में। के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की प्रारंभ? तो कब हुआ था? 1944। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम लोग जानते हैं VDP, विजुअल डिस्प्ले। देखिए आप देख सकते हैं, जो पहले जो टीवी की तरह नहीं होता था उसी को हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर, जिसपे हम लोग देख सकते हैं। और अब जो आता है LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो पतला वाला पहले टीवी की तरह आता था, उसी को बोलते हैं VDP यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और लाइट यानी LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। मॉनिटर कहने का मतलब जिसपे हम लोग देखते हैं यार, तो देखते किस पे हैं? जो आपका हो जाएगा टीवी की तरह रहा, तो उसी को हम बोलते हैं मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसका दूसरा नाम है VDU। और अब आता है जो LED की तरह आता है, जिसको हम बोलते हैं LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये अगर पूछेगा LED लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता, आप ध्यान दीजिएगा। अगला कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? एक करंट का प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? MP यानी मध्य प्रदेश। ये जो आपका प्रश्न है ज्योग्राफी का प्रश्न है, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो कोरियोलिस बल। तो ये किसका प्रश्न है? ज्योग्राफी का। कोरियोलिस बल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरियोलिस बल। और ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। घर्षण बल, तो बल के विपरीत जो होता है, वस्तु के विपरीत बल लगता है, जिसको बोलते हैं घर्षण बल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का वाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी का वाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो हम आपको बताया था, सबसे जो पहला होता है क्रस्ट होता है। क्या होता है? क्रस्ट। उसके बाद क्या होता है? मेंटल। और उसके बाद होता है कोर। तो क्रस्ट जो बाह्यतम हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और क्रस्ट यानी सियाल, सियाल यानी ये किससे बना होता है? सियाल, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल यानी सीमा, सीमा मेंटल यानी तो हो जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कोर यानी नीफे, निकेल और लोहा। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है। और मेंटल है जो दो भागों में बांटा, तो कोर भी दो भागों में, एगो इनर एगो आउटर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, तो एक ही प्रश्न को बार बार पूछ रहा है। मुरुदेश्वर मंदिर राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है। तो ये अगर आपको मालूम है ना कि कंदुकगिरी कहाँ स्थित है, तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपस्थिति युक्त मछली है? इसका जो आंसर होगा शार्क। क्या होगा? शार्क। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शार्क। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको आज बताया गया वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। और आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और जो भी प्रॉब्लम होता है, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में, हम डेली रीड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।